गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत जाना था और इस क्लास में मैं डिटेल में बताऊंगा और उसका सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और इसके साथ साथ मैंने पिछले क्लास में 1 mu यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के बारे में भी बताया था, जो कि हम वो एक ऐसा स्टैंडर्ड है ना जो कि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो मास है ना उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इस तरीके से डिफाइंड था। 1 AMU 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। और वो अगर हम केजी में अगर इसकी बात करेंगे तो कितना होता था? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता था। समझे? तो जैसे जैसे 1 kg हमारा क्या है? SI यूनिट में स्टैंडर्ड है ना। ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल जो यूनिट है 1 kg। तो इसको हम क्या इसको अगर हम 1000 पार्ट में अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? 1 ग्राम। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक यूनिट है। तो उसी तरीके से ये इसको वो जो है ये जो है 1 kg हमारा क्या है? केजी हमारा क्या है? SI यूनिट में स्टैंडर्ड है। समझे? मास का स्टैंडर्ड यूनिट है। और इतना केजी को ना हम 1 mu मान लिए। और ये 1 mu क्या होता है? तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। अब देखो मैंने ये बताया था ना कि ये जो सबसे मतलब जो कार्बन को जो चूज किया गया, ठीक है, उसका जो 12वां पार्ट, ठीक है, कार्बन का जो मास है उसका जो 12वां हिस्सा है उसको हम एक स्टैंडर्ड चूज किया। और स्टैंडर्ड चूज करने के बाद से ठीक हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया, तुम लोग भी गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। हाइड्रोजन का जो मास होता है 1.00797 AMU। क्लियर? ध्यान से देखना इस चीज को, इतना AMU होता है। हीलियम का जो होता है वो कितना होता है? 4.00260। लिथियम का कितना होता है? 6.941। ऑक्सीजन का कितना होता है? 15.9994। सोडियम का हमारा होता है 22.98977। समझे? उसी तरीके से क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का थोड़ा सा स्पेशल केस है। ठीक है, क्लोरीन का जो होता है 35.453। ठीक है, पोटेशियम का जो होगा वो 39.0983 होता है। अब देखो ये हम किससे कंपेयर किए? ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं 1 m यानी कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन का। तो वो कितना हो रहा है? 1.00797। हीलियम का कितना हो रहा है? 4.00260। तो हम इसको कह देते हैं 1 AMU। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? 1 AMU कह देते हैं। इसको 4 AMU कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं? 7 AMU कह देते हैं AMU। इसको हम कितना कह देते हैं? 16 AMU कहते हैं। जो कि तुम जानते हो कि हाँ ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 16 AMU होता है। फिर सोडियम का हम 23 AMU बोल देते हैं, AMU बोल देते हैं। क्लोरीन का हम क्या बोलते हैं? 35.5 AMU। समझे? और ये पोटेशियम का 39, ठीक है, 39 AMU हम बोल देते हैं इस तरीके से। तो देखो ये हम क्या किए? राउंड ऑफ करके बता रहे हैं ना। जैसे हाइड्रोजन का हम राउंड ऑफ करके बताए, इसका भी राउंड ऑफ करके, इसका भी राउंड ऑफ करके हम सारा बता रहे हैं। अब देखो अगर मान लो कि 1 AMU अगर हम चूज किए रहते हैं कि 1/16, ठीक है, 1/16 ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर हम चूज किए रहते हैं तो ये उतना क्लोजेस्ट वैल्यू नहीं आता। समझे कि नहीं? ये क्या होता है? ये उतना क्लोजेस्ट वैल्यू नहीं आता। हो सकता है कि यहाँ पे जो है 4.267 आ जाता, यहाँ पे 6.897 आ जाता, इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ होता, कुछ ना कुछ मास आता, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारे जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना 1, 4, 7, 16 यानी कि इंटीजर के फॉर्म में नहीं आता अगर हम उसको ये करते हैं। अब तुम सोचोगे सर यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है कि 35.5 हम माने हैं। समझे? यहाँ पे तो क्या हुआ? इंटीजर के फॉर्म में तो नहीं आया ना, ये 35.5 आया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी
एलिमेंट का हमको मास जो निकालना होता है ना, तो वो रिलेटिव अबाउंडेंस के हिसाब से हम निकालते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव अबाउंडेंस इस नेचर में कितना है। जैसे क्लोरीन का ना 2 आइसोटोप होता है, समझे। तो एक आइसोटोप का जो मास होता है वो कम होता है, समझे, और एक आइसोटोप का मास जो होता है वो और ज्यादा होता है। 36, एक का 35 होता है, एक का 37 होता है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसका ना रिलेटिव अबाउंडेंस के हिसाब से हम उसका एवरेजिंग करते हैं, और एवरेजिंग करके हम ये निकालते हैं ना, तब जाके ये 35.5 आ रहा है। ये तुमको मैं पढ़ाऊंगा 12th में, ठीक है। 12th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई में इस चीज को तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, समझे कि नहीं। तो वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि क्यों जो क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 आ रहा है। हो सकता है तुम्हें केमिस्ट्री के किताब में या फिर केमिस्ट्री वाले सर भी बताएं 11th में ही, समझे। तो ये हमारा चूज करने से ना हमारा आसान क्या हो गया कि हम इंटीजर के फॉर्म में आ जा रहा है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जा रहा है। 1 mu, 4 mu, 7 mu, 16 mu, 23 mu और इसका 39 mu। क्लोरीन वाला जो है इसका भी रिलेटिव अबाउंडेंस, यानी कि अलग अलग आइसोटोप का अलग अलग मास होता है, तो उसका हम एवरेजिंग करते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन का भी 3 हमारा आइसोटोप होता है, समझे। तो जिसका जिसका आइसोटोप होता है ना उसका हम एवरेज कर देते हैं, ठीक है। उसका हम एवरेज करते हैं, और एवरेज करने का जो तरीका है वो बाद में तुमको सीखने को मिलेगा। तो एक क्लियर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना कि 1 mu इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, ये तो वो सबसे परफेक्ट है। और वो क्या हो रहा है, वो इंटीजर के फॉर्म में इसका मास दे दे रहा है, यानी कि हमारे लिए आसान हो गया कंपेयर करना, समझे कि नहीं। हमारे लिए आसान हो गया कंपेयर करना। अब देखो हम पिछले क्लास में कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, समझे कि नहीं। पिछले क्लास में कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, अब हम कैलकुलेशन तुमको फिर से करके दिखाते हैं। तो कैलकुलेशन करने के पहले ना हमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेशन देता है किसके किसके बीच का, मास और नंबर, ठीक है। मास और नंबर के बीच का रिलेशन देता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट में हम कहेंगे कि जैसे मान लो कि हम बात करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 6.022 into 10^23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इतना हाइड्रोजन। उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ H2 गैस, 1 मोल ऑफ H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस, तो वो क्या होगा 66.022 into 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हम क्लियर हुआ। अब देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम ये होगा कितना, समझे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम ये होगा कितना, तो ये होगा हमारा AMU में, देखो ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये कितना होगा, तो हम मास लेंगे इस हाइड्रोजन एटम का AMU में और उसके आगे ग्राम जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम का कितना होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, तो 6.022 into 10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो H2 गैस की बात कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ H2 गैस, तो इसका मास कितना होगा, जैसे हाइड्रोजन एटम का मास जो AMU में था 1 AMU था, तो उसी तरीके से हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उसका मास AMU में कितना होगा, तो 2 AMU होगा, उसके आगे हम ग्राम जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ H2 गैस, तो वो कितना होगा, तो 2 ग्राम होगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम तो कितना होगा, 1 ग्राम होगा। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे तुमको लिखते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो ये कितना होगा, तो 16 ग्राम। देखो एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है ना, लगभग 16 AMU के करीब में आता है, जैसे अभी हम पहले लिखाए थे, तो 16 ग्राम,
समझे। यानी कि 16 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन एटम का लेते हैं ना तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो क्या है 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर हम लेंगे ना तो वो कितना होगा, इतना नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल या फिर आयन होगा। तो 16 ग्राम अगर हम लेते हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सेम उसी तरीके से अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस मतलब O2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो 32 AMU होगा ना, समझे। अगर AMU एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पे हम 32 ग्राम और उसमें हम क्या करते हैं, ग्राम जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे 32 AMU होगा उसमें ग्राम जोड़ दिए तो यानी कि 32 ग्राम हमारा जो है ना, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का अगर हम लेंगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। तो ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ओके, मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। केमिस्ट्री में तुम्हें ढेर सारा फॉर्मूला भी बताया जाएगा कि ऐसा है फॉर्मूला, ऐसा है, इस तरीके का है, वो ये चीज सारा कुछ। तो उसमें तुम देखोगे कि वो फॉर्मूला जैसे तुम्हारा आता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया, तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है, मास जो दिया रहता है वो डिवाइडेड बाई, ठीक है, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, समझे, मोलर मास डिवाइडेड बाई मोलर मास दिया रहता है। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा मोलर मास है। किसका मोलर मास है, तो ऑक्सीजन का, यानी कि 1 मोल का हमारा जो मास जो होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। ये हमारा किसका मोलर मास है, तो ऑक्सीजन एटम का मास है। ये किसका मोलर मास है, ये वाला 2 ग्राम किसका मोलर मास है, तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास है। ये ऑक्सीजन गैस का 32 ग्राम मोलर मास है। तो इससे तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, सिंपल एकदम उसी तरीके से है जैसे कि हम कहते हैं ना कि 2 रुपए में 5 आम, तो 5 रुपए में कितने आम, तो वही यूनिटरी मेथड इसमें लगाना है और तुम्हें निकाल लेना है। अब हम आते हैं कुछ कैलकुलेशंस पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये कैलकुलेशन, हाँ तुम्हें समझने के, जैसे जो चीज तुमको समझना है ना कि आखिर ये सब जो चक्कर है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, तो वो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ, समझे कि नहीं। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात कर रहे हैं, समझे, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कितने हमारे नंबर ऑफ इसमें एटम्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, समझ गए। तो अगर हम कहेंगे कि 1000 ग्राम अगर हम लेते हैं, 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम लेते हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000 एटम, इतने हमारे एटम होंगे। यानी कि 1 kg ऑफ 1000 ग्राम हमारा कितना हो जाएगा, 1 kg ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर लेते हैं तो उसमें हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जो एटम्स है, ये हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में ला देते हैं, 6.022 इंटू 10⁻20 23 24 25 26, ठीक है, इतने एटम हो जाएंगे, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक एटम का जो मास है
वो कितना है, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू कितना 1 mu है ना, इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 -27 kg 27 kg। समझे? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 kg ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा। समझे? तो 1 kg ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, तो हमारा जो है इतने मॉलिक्यूल का मास हमारा 1 kg के बराबर आना चाहिए, तो वही हमें निकालना है। समझे? तो यहाँ पे देखेंगे मास ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस मॉलिक्यूल का जो टोटल मास होगा वो कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। देखो एक एटम का जो मास है वो कितना है, इतना है, तो हम इससे टोटल जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल मास निकल के आ जाएगा ना कि वो कितना है, इतने का कितना मास है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻26 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। इससे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद से जो हमारा रिजल्ट आता है वो हम देखेंगे। जो हमारा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट है हमारा 0.99652 kg। समझे? और ये लगभग कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 kg के बराबर होगा। अब बताओ ये जो है लगभग क्या है, 1 kg के बराबर हो गया ना। देखो 1 kg, और इससे भी अगर हम निकाले तो हमारा कितना आ गया, 1 kg आ गया। अब देखो ये जो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस था कि इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो तुम्हारा लगभग वो क्या हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ। समझे? तो अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। समझे? यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, अगर हम देखेंगे तो हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जब कैलकुलेट किए थे, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हम कैलकुलेट किए थे वो कितना था, देखो वो कितना था, हम 1 mu माने थे, 1 mu माने थे, लेकिन वो किसके बराबर था, तो 1.00797 के बराबर था। ठीक है, इतना mu के बराबर था, लेकिन हम इसको 1 mu मान लिए थे, हम इसको राउंड ऑफ कर लिए थे। अब ये जो डिफरेंस है ना इतने का, ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, समझे, इसको अगर तुम लेके चलते हो ना, जैसे इसको तुम लेके चलते हो, जैसे हम अभी तुमको दिखा भी देते हैं कि 1 mu का मास इतना है ना, समझे, तो 1.00797, ठीक है, mu का मास कितना होगा, तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है, इसका मास तुम निकाल दोगे। देखो मैं बता रहा हूँ, कर लेना इसको, क्योंकि मुझे है इसका भी दिखाना है, ठीक है, कार्बन एटम का भी दिखा देना है तुम्हें। तो इसका तुम मास निकाल लोगे, जितना आएगा उससे तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि यहाँ पे कुछ बढ़ा हुआ मास रहेगा, यहाँ पे कुछ बढ़ा हुआ मास रहेगा, तो इसमें भी कुछ बढ़ाएगा, यानी कि ये क्या होगा, 1 के और करीब जाएगा। समझ गए, ये क्या होगा, 1 के और करीब जाएगा। लेकिन इतना जो एरर है ना, ये सारा चीज चल सकता है, समझे, इतना एरर जो है वो चल सकता है। अब एक और चीज ध्यान देना कि अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा मास कितना था, 1.00797 mu था, और इसको हम चेंज करके 1 mu लिए, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में एरर हम यहाँ पे लाए, तो देखो आगे भी कैलकुलेशन में एरर आ रहा है कि नहीं। और ये हमारे आगे आने वाला जो टॉपिक है ना, एरर, उसके लिए बहुत ही जरूरी है ये चीज समझना। समझे? देखो यहाँ पे अगर एरर हम पहली बार ला लें तो आगे जितना भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्या होगा, एरर बढ़ते जाएगा। समझे? उसमें क्या होगा, एरर बढ़ते जाएगा। तो किस अमाउंट से बढ़ेगा, तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। समझे? अब सेम उसी तरीके से हम कार्बन एटम का अगर हम निकालते हैं, ठीक, यहाँ पे देखना, कार्बन एटम का अगर हम निकालते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉर कार्बन एटम, कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं, फॉर कार्बन एटम, समझे। देखो 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम, देखो कार्बन एटम जो है उसका जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, मतलब होता है वो कितना होता है,
12 MU होता है, समझे। और इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कितना होगा मास पकड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, समझे। तो सेम उसी तरीके से अगर हम मास ऑफ, यहाँ पे हम सेम उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, 12 kg ऑफ कार्बन एटम अगर हम लेते हैं तो कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻26 एटम हो जाएगा, समझे। इसमें कितना एटम हो जाएगा, 12 kg में कितना एटम हो जाएगा हमारा, इतना एटम हो जाएगा। अब देखो ये जो है 1 AMU से, देखो इसमें क्या है, 1 एटम का जो मास है वो कितना है, 1 एटम का जो मास है, मास ऑफ 1 एटम जो है वो कितना है 1.66 इंटू 10⁻27 kg है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि 12 kg वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻26, देखो ये किससे हमें पता चला, ये तो एवोगाड्रो यानी कि मोल कॉन्सेप्ट वाला चीज है, समझे। इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻26 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg अगर हम करते हैं तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन जो आएगा हमारा, ठीक है, कैलकुलेशन हमारा आएगा वो है हमारा 11.9958 kg, यानी कि देखो ये लगभग क्या है 12 kg के करीब आ गया। तो यही है हमारा मोल कॉन्सेप्ट और ये जो है यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखो 5 मिनट बाकी है ना, हाँ। अब देखो ये जो किताब में तुम्हारा दे रखा है ना टाइम वाला, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो इसमें ना बेसिकली हम पहले के ज़माने में मेजरमेंट करते थे, जैसे टाइम किसी भी चीज़ का बता देते तो दिन रात देखते थे कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन इस तरीके से गिनते थे। एक्यूरेट मेजरमेंट हमारा टाइम का बिल्कुल भी नहीं था, समझे। तो धीरे धीरे हमारा जो भी है क्लॉक डेवलप किया गया, तो उसमें एटॉमिक क्लॉक आता है, समझे, जो कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, समझे, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो किताब में तुम इसको पढ़ लेना, ये उतना जरूरी है नहीं, बस जानकारी के लिए कि हाँ उसमें जो वाइब्रेशन होता है, उसमें जो टाइम पीरियड होता है, वो बहुत सारा चीज़ है। तो ये ऑफलाइन क्लास में अगर तुम लोग पूछोगे ना तब मैं तुमको अच्छे से समझा दूंगा, समझे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए ना बस तुम्हें ये जानना है कि जो सबसे एक्यूरेट क्लॉक होता है ना वो हमारा एटॉमिक क्लॉक होता है, बस इतना जानना है। हाँ, इसके आगे वाला जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे एरर के बारे में, पढ़ेंगे एक्यूरेसी पढ़ेंगे, प्रिसीजन पढ़ेंगे। क्यों हमें वो पढ़ना है, तो देखो जैसे मान लो मीटर स्केल से तुम मेजर कर रहे हो ना, तो बस हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मीटर स्केल है हमारा, मेजर कर रहे हो, इसमें तुम्हारा देखो ये 1 mm हो गया, ये 0 mm हो गया, ये तुम्हारा 1 mm हो गया, ये 2 mm हो गया, ये 3 mm हो गया मीटर स्केल। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाए ना, तो कोई ऑब्जेक्ट है मान लो इस तरीके का, इतना ही बड़ा है, तो इसको तुम 1 mm मानोगे या फिर 2 mm मानोगे, समझे। ये तो नहीं, अब तुम कहोगे सर हम ये बीच में है तो हम 1.5 mm मान लेंगे, तो ये बीच में भी है भी नहीं, थोड़ा सा उससे भी ज्यादा है, तो तुम क्या मानोगे, चलो 1.5 मान लिए, तो आखिर ये 1.5 भी तो नहीं है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो तुम चलो कह दिए 1.51 हम मान लिए, ठीक है, इतना mm मान लिए, तो क्या पता वो नहीं हो, वो 2 के mm जो भी है 1.52 mm हो। तो ये सारा चीज ना ये तुम मीटर स्केल से नहीं कर सकते हो, इसके लिए क्या होगा, तुम्हें और भी ज्यादा बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि और भी जो छोटा चीज नापता है ना, जैसे मान लो कि स्क्रू गेज हुआ, उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्रू गेज हुआ या फिर स्फेरोमीटर हुआ, ये सारा जो डिवाइस है इसको यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब उससे भी छोटा नापना हो तो हम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, जब मान लो कि और भी छोटा चीज नापना हो, ठीक है, तो इसमें मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीज हमें समझना है ना कि देखो ये मेजरमेंट में एरर कुछ आया ना, एग्जैक्टली जो था वो है नहीं, एग्जैक्टली इसका जो वैल्यू है वो तो है नहीं, तो कभी भी हम मेजरमेंट करते हैं ना तो उसके साथ एरर रहता ही रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना कि हम जीरो एरर कर सके, हम सारा चीज बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, और ये मुझे लगता था कि बोरिंग है तो वो खत्म हो गया, ठीक है, वो आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।